आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं की विज्ञान की पुस्तक से भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक विज्ञान का है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। आंसर देखें। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। मैं इसको समझाता हूं कैसे। ये एक ऐसी चिकनी सतह है जहां पर किरण गिरने पर जो है वो परावर्तित होगी। तो ये किरण है मान लीजिए, और ये इस चिकनी सतह पर गिरती है और ये परावर्तित होती है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो है इसके ऊपर अभिलंब डाला गया है। तो ये जो तीनों हैं ये एक ही पॉइंट पर है और इसको जो है आपतन बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और इसके अंदर क्या बताया गया था कि परावर्तित आपतित किरण यानी कि ये किरण, परावर्तित किरण यानी कि ये वाली किरण जो टकरा कर वापिस आ रही है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और आपतन बिंदु ये है और इसके ऊपर ये जो अभिलंब डाला गया है एक ही तल पर होते हैं, यानी कि एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है नियम वो देखें। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ ये जो कोण है इसका और ये जो कोण है ये दोनों हमेशा बराबर बनेंगे। यानी कि ये कोण भी और ये कोण, यानी कि इस कोण का जो डिग्री है और इस कोण की जो डिग्री होगी वो हमेशा बराबर होगी। ये चीज़ लिखी हुई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों नियम क्या हैं। उसके दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आंसर देखिए इसका। तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित तथा कभी अधिक विचलित होती हैं, जिससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि ये एक स्टार है और जो हमारे वायुमंडल में जो है हवा की परतें हैं, तो कोई परत जो है पतली है, कोई परत जो है मोटी है। और ये जो तारे से जो प्रकाश चलता है, जब ये कम पतली यानी कि जो पतली परत है वायु की उसमें से गुजरता है तो ये अपवर्तित कम होता है। लेकिन जैसे ही ये मोटी परत से टकरा कर यानी कि अपवर्तित होता है तो ये अधिक अपवर्तित होता है, और पतली परत आने पर फिर से कम, और अधिक आने पर फिर से अधिक अपवर्तित होती हैं प्रकाश की किरणें। तो इसी वजह से जो है कभी प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक कम पहुंचती हैं, कभी अधिक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमें तारे जो हैं टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। और यही चीज़ जो है यहाँ पर बताई गई है कि तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। यानी कि वायुमंडल के अंदर जो हवा की परतें हैं उसके अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश की किरणें जो है वो अपवर्तित होती है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। हवा की परतों का घनत्व मतलब जो है मोटाई बदलते रहने के कारण, यानी कि कहीं पर हवा की परत जो है मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है, कारण तारों से चलने वाले प्रकाश की किरणें, यानी कि जो तारे से प्रकाश की किरणें आ रही हैं इन परतों से अपवर्तित होकर, यानी कि ये जो हवा की परतें हैं इससे अपवर्तित होती हैं, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा, अपने मार्ग से कभी कम विचलित तथा कभी अधिक विचलित होती हैं, जिससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक, और जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। आंसर देखें। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। जैसा कि ये जो है पहला नियम मैं आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी बता चुका हूँ। दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष
वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किन्हीं दो राज्यों में जल संग्रहण के प्राचीन तरीके लिखिए। तो आंसर है राजस्थान में खादिन द्वारा जल संग्रहण किया जाता है। खादिन यानी कि एक खाली जगह में जो है बारिश का पानी जो है इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में उसका प्रयोग जो है खेतों में सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, जिसे खादिन के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। उसके बाद है महाराष्ट्र में बंधारस एवं ताल द्वारा जल संग्रहण किया जाता है। सेम वैसी ही तकनीक है ये। पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उस पानी को जो है बाद में सिंचाई के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान में इस नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अब आंसर देखें इसका। तारों के विपरीत ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत करीब हैं, यानी कि जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के करीब हैं और तारे जो हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूर हैं और प्रकाश के बड़े विस्तारित स्रोतों के रूप में दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रहों से प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में कम यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि ग्रह जो है पृथ्वी के पास हैं तो जो प्रकाश है ग्रहों का उसको वायुमंडल के अंदर कम यात्रा करनी पड़ती है, जिससे अपवर्तन और प्रकीर्णन की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि जो प्रकाश का जो अपवर्तन था वो यहाँ पर अधिक नहीं हो पाता है और ग्रह टिमटिमाते नज़र नहीं आते। यानी कि अपवर्तन जो है नहीं होता है क्योंकि ग्रह जो है पृथ्वी से करीब हैं, इस वजह से जो है ग्रह हमें टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। और तारे इसलिए, आपको मैंने अभी बताया था कि तारे इसलिए टिमटिमाते नज़र आते थे क्योंकि हवा वो दूर है पृथ्वी से और जब वो उनका प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है तो उनको हवा की अलग अलग परतों में से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उसकी किरणें कभी कम अपवर्तित होती हैं, कभी अधिक होती हैं और जिसकी वजह से वो टिमटिमाते नज़र आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। आंसर देखें। यानी कि हमें जो है, हम पृथ्वी पर हैं तो हमें आकाश हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन कोई अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में गया हुआ है उसको आकाश जो है काला दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है ये पूछा गया है। आंसर देखें। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां पर वायुमंडल नहीं होता और न ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो आकाश में इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, यानी कि वहाँ हवा होती ही नहीं है और हवा नहीं है तो किसी भी प्रकार का प्रकीर्णन जो है वो भी नहीं होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव, यानी कि प्रकाश का फैल जाना। क्योंकि प्रकाश फैलता है और नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी वजह से ही हमें पृथ्वी से नीचे से आकाश नीला दिखाई देता है। इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। यानी कि वो इतनी ऊंचाई पर है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि हवा नहीं है और हवा नहीं है तो उसकी वजह से प्रकीर्णन भी नहीं होता और इसी वजह से उन्हें आकाश नीला दिखने के बजाय काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 7। सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं। आंसर देखें। सबसे पहले है लाभ। सौर कुकर, ईंधन का कोई खर्च नहीं होता, यानी कि इसमें किसी प्रकार का ईंधन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है उससे जो है खाना पकाया जाता है सौर कुकर में। यानी कि किसी भी तरह की एलपीजी जो है यूज़ नहीं होती, तो ईंधन का कोई खर्च नहीं होता। ईंधन और विद्युत की बचत होती है और ना ही बिजली से चलता है ये, तो इसलिए ईंधन और विद्युत दोनों की बचत होती है, यानी कि बिजली की। पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित है, इसमें से कोई प्रदूषण नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैस, किसी प्रकार का भी ईंधन यूज़ नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता। धीमी गति से खाना पकाने के कारण पोषक तत्व नष्ट नहीं होते और सौर कुकर के अंदर जो है खाना धीमी गति से बनता है, यानी कि टाइम लगता है खाना बनने में, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के अंदर वो नष्ट नहीं होते। तीसरा पॉइंट है
किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलती, ना ही इससे किसी प्रकार की गंदगी होती है। खाना पकाते समय निरंतर देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यानी कि बार बार जो है खाना बनाते समय चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि कहीं खाना जल ना जाए। यहाँ पर धीमी आंच में खाना पकता है तो बार बार उसे देखभाल यानी कि बार बार उसे देखने की ज़रूरत, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है हानि, नुकसान क्या है इसके। बहुत अधिक तापमान उत्पन्न नहीं करता, यानी कि तापमान अधिक उत्पन्न नहीं होता, इसी वजह से ही तो जो है खाना अधिक समय में बनता है। तो पहले ही जो इसकी हानि है, अगर जल्दबाजी में अगर कुछ काम करना है तो वो होगा नहीं। बहुत अधिक तापमान उत्पन्न नहीं होता, यानी कि तापमान ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता। रात के समय काम में नहीं लाया जा सकता, यानी कि जब सूरज छिपा हो, सूरज की रोशनी नहीं हो तो ये काम नहीं करता है। बादलों वाले दिन भी काम नहीं करता, और सेम उसी तरह से जिस दिन बादल होंगे आकाश में, सूर्य की रोशनी नहीं होगी, तो उस दिन ये जो है सौर कुकर काम नहीं करता है। उसके बाद यह 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने के लिए 2 से 3 घंटे लेता है, यानी कि इतना तापमान प्राप्त करने के लिए इसको 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है यानी कि सुबह के समय जो सूर्य है हमें वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, ये पूछा गया है। आंसर देखें। सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। क्षितिज के बारे में समझ लीजिए कि क्षितिज क्या है। उस आभासी रेखा को क्षितिज कहते हैं जो बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ती हुई नजर आती है, यानी कि ऐसा लगता है कि आकाश और पृथ्वी जो है एक दूसरे से जुड़ गई हैं। उस जगह को जो है क्षितिज कहते हैं, जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि वहाँ से जो प्रकाश आता है सूर्य से, उसको वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और दूरी भी जो है अधिक तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकर्णित हो जाता है, और सिर्फ अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। अतः हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि लाल रंग जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक है वही सुबह जो है हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, और जिसकी वजह से सूर्य हमें जो है लाल दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें। किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, और एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, यानी कि एक डायऑप्टर का मतलब होता है 1 मीटर की दूरी तक लेंस जो है फोकस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न को परिभाषा दो। पहला है प्रकाश का विक्षेपण और दूसरा है वर्णक्रम। तो आंसर देखें। पहले है प्रकाश का विक्षेपण, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना यानी कि बट जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यानी कि प्रकाश जो है प्रिज्म में से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी कि बट जाता है, उसे ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद है वर्णक्रम। प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त 7 रंगों की पट्टी वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो जो वो पट्टी बनती है उस पट्टी को वर्णक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े बांधों के निर्माण से सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं। यानी कि जो बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर, तो उससे ये पूछा गया है कि सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं बांध बनाने से। आंसर देखें। बांधों के निर्माण से मुख्यतः 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 है सामाजिक समस्याएं। बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं, यानी कि क्योंकि जो बांध जो है बड़ी
जगह पर बनता है, यानी कि बांध बनाने के लिए बहुत बड़े जगह की ज़रूरत होती है, जिससे अनेक लोग बेघर हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है पर्यावरणीय समस्याएं। बांधों के निर्माण से वनों तथा जैव विविधता नष्ट हो जाती है, यानी कि बांध बनाने के लिए जो है वनों को काटा जाता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं, उन जो जैव विविधता है उनके बीच वो नष्ट हो जाती है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, यानी कि जो हमारी आंखें हैं, अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हमारी आंखों के सामने रख दी जाए तो वो हमें साफ क्यों नहीं दिखाई देती, तो ये पूछा गया है। आंसर देखें, सामान्य आँख के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हमारी आँखें हैं, जो अभिनेत्र लेंस है, उसकी फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती है। यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम किया जाता है तो आँखों पर तनाव बढ़ेगा, यानी कि जोर पड़ेगा, तथा वस्तु धुंधली दिखाई देगी और वस्तु हमें धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सामान्य नेत्र यानी कि जो हमारी आँखें हैं 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी कि साफ साफ नहीं देख पाती, यानी देख सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी है। आंसर देखें, पुनः उपयोग यानी कि दोबारा यूज करना का अभिप्राय है कि वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना। उदाहरण देखें, पॉलीथीन की थैलियों को दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो पॉलीथीन की थैलियाँ आप बाज़ार से लेके आते हैं उनका आप बार बार यूज कर सकते हैं, एक ही थैली का। उसके बाद है, विभिन्न प्रकार से खाद्य पदार्थों की पैकिंग के डिब्बे का उपयोग रसोई घर का सामान रखने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो आप सामान लेके आते हैं बाज़ार से और कुछ सामान जो है डिब्बों में आता है, तो जब वो डिब्बे खाली हो जाते हैं तो उनका यूज किया जा सकता है रसोई के अंदर जो है रसोई का सामान रखने के लिए। पुनः उपयोग में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और न ही इसमें ऊर्जा खर्च होती है, तो इस वजह से जो है पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण के बचाव के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के भौमजल संरक्षण के क्या लाभ है, यानी कि जो जल भूमि के नीचे है उसके संरक्षण के क्या लाभ हैं। आंसर देखें, जल के भौमजल संरक्षण के लाभ, यह वाष्पित नहीं होता, यानी कि क्योंकि जो जल पृथ्वी के नीचे है तो वो वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा। सूखे कुओं को रिचार्ज करता है, यानी कि जो कुएं सूख जाते हैं भूमि के अंदर जो जल है वो उनको रिचार्ज करता है। इसमें मच्छर नहीं पनपते, यानी कि जो जल भूमि के ऊपर इकट्ठा किया गया है उसमें जो है मच्छर पनपते हैं और जो जल भूमि के अंदर है वहाँ पर मच्छर नहीं पनपते। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, भौम जल यानी कि भूमिगत जल, जो जल पानी के वो पृथ्वी के अंदर है, नीचे है, मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से सुरक्षित रहता है, यानी कि मनुष्य और जो जंतु हैं उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधनों की क्या हानियां हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखें, जीवाश्मी ईंधन से प्राप्त होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जीवाश्मी ईंधन के दहन से अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसें जैसे CO, SO2, NO2 आदि निकलती हैं, जो अनेक श्वसन यानी कि सांस लेने संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। दूसरा है, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में बहुत सारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, जो बढ़ते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है उसका मुख्य कारण CO2 है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जीवाश्मी ईंधन यद्यपि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं लेकिन ये अनवीकरणीय है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं लेकिन ये अनवीकरणीय है, यानी कि इनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। एक बार ये ईंधन जीवाश्म ईंधन समाप्त हो गए तो इनका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता, इनका पुनः पूर्ण नहीं हो सकता, यही बात लिखी हुई है।
जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपस्थित है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, यानी कि एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद है ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं। आंसर देखें, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह वृत्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि बाहरी रूप में, यानी कि बाहर ही मिल जाए। उससे उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए, यानी कि उसमें से अच्छी मात्रा में ऊर्जा निकलनी चाहिए, ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि आसानी से इसकी उपलब्धता हो। उसका भंडारण व परिवहन आसान होना चाहिए, और भंडारण यानी कि इकट्ठा करके रखना, और परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होना चाहिए। तो ऐसे ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उसको आदर्श स्रोत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ₹4 प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन चलाने में ऊर्जा की लागत को परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर देखें। अब यहाँ पर 30 दिनों में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा है 400 वोट गुणा में 10 घंटे और 30 दिन है, तो 1,20,000 वोट आवर आ गया। तो इसको किलो वोट आवर में बदलेंगे तो 120 हो जाएगा। उसके बाद 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाने में उपयुक्त खर्चा, यानी कि कितने रुपए लगे थे 4, तो 120 गुणा में 4 480 उत्तर आ जाए, यानी कि 480 रुपये लगेंगे।